लास्ट वीडियो में हम बने थे डॉक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए पढ़ते हैं बढ़ते हैं कि जब एक प्लेन ग्लास स्लैब पर लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, जब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। तो भाई बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब की तरफ। कुछ अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस भी इसमें बताऊंगा जो बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले प्लेन ग्लास स्लैब, हाँ वही जो 9th 10th क्लास में तुमने स्कूल में देखी थी, वो एक रेक्टेंगुलर सी होती है, कुछ कुछ ग्लास जैसी दिखती है, जिसको तुमने तोड़ा था, उसके बाद पैक कर दिया था ताकि तुम पे फाइन ना लगे, और चुपचाप से लैब टेक्नीशियन को दे दी थी, वो भी बेचारा नहीं देख पाया था तो तुम बच गए थे। वही प्लेन ग्लास स्लैब की बातें करते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेन ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब आएगी डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। जैसे ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ये आगे इस साइड पर क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरे पास इमर्जेंट रे है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, तुम लोगों को शायद मेरी बात से लगेगा कि ये तो गलत बोल रहे हो आप। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां रिफ्रैक्शन नहीं होता, जबकि हेडिंग ही रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बोलती है लाइट अपने पाथ से बैंड होना चाहिए। यहां बैंड कहां हो रही है? मैंने गोली मारी थी सर में, जाकर लगी पेट में, गई तो वही ना, डायरेक्शन तो वही है ना। ये रे जा रही थी सीधी ऐसी, अब ये रे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो रे की वही है। इसका मतलब है कि हुआ क्या? तो हुआ ये कि वो सी पॉइंट से उठकर बी पॉइंट पर आ गई, मतलब कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये बीसी हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इंसिडेंट रे अपने पास, रिफ्रैक्टेड रे ये है, इमर्जेंट रे और ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डेरिवेशन को करने के लिए तुम्हें चाहिए अब बाबाजू की बूटी। चलिए बढ़ते हैं बूटी सेक्शन की तरफ। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी सेक्शन कहता है आपसे कि आपको दो ट्राइंगल ढूंढने। पहले वाला कहता है पहला ट्राइंगल ढूंढो जिसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा डेरिवेशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट का है। अब तुम गौर से देखो इस डायग्राम को और ये बताओ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? बीसी है। तो अगर तुम, मुझे सबको पता है कि तुम्हें ये दिख रहा है अब कि ये बीसी वाला ट्राइंगल तो सिर्फ एक ही बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में तुम्हें बीसी पता है, तुम्हें निकालना है, और जो ए बी है तुम उसको लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही नहीं है, ना हमारे काम आने वाली है। तो हमने क्या ले लेंगे? ये एक ट्राइंगल लेंगे पहले ए बी सी। इसमें देखो तुम्हें ये पता है परपेंडिकुलर क्या है, ये हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज जो ए बी है। अब परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, रिलेशन क्या बनेगा? और ये वाला जो एंगल है ये आई माइनस आर है, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा साइन का। तो पहले वाले ट्राइंगल को ढूंढो, साइन आई माइनस आर लगेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आएगा। दूसरा सेक्शन क्या बोलता है बूटी का? दूसरा पॉइंट बोलता है टेक अ ट्राइंगल इन विच देयर इज थिकनेस, जहां पर थिकनेस हो। भाई मेरे पास ए बी आ रहा था, ए बी मुझे नहीं पता चलेगा, तो अब मुझे एक और ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल बनेगा ये वाला थिकनेस के साथ ए बी का रिलेशन। दिख गया ट्राइंगल? अगर इस ट्राइंगल को देखो, एबीडी को देखो तुम, तो इसमें तुम्हारे पास थिकनेस है टी और एबी तुम्हें चाहिए, क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल में प्रॉब्लम थी एबी। तो अब एबी तुम्हें चाहिए है तो ये ट्राइंगल दिखेगा। अब तुम गौर से देखो, ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये आर है, ये बेस है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तुम्हें चाहिए अब ए बी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? कॉस। तो दूसरे वाले ट्राइंगल से निकाल लो कॉस। मैंने पूरी दम लगा दी बूटी में, मैंने पूरी दम लगा दी तुम्हें यह समझाने में कि सिर्फ दो ट्राइंगल का काम है। अब तो तुम्हारा काम है, अब अपन बढ़ जाते हैं जल्दी से डेरिवेशन की तरफ। चलिए भाई ट्राइंगल नंबर 1 ए बी सी की तरफ। तो जैसा मैंने तुमसे कहा था, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, क्या लेना था इसमें? साइन। क्यों? क्योंकि मुझे रिलेट करना है बीसी को एबी के साथ। अगर मैं बीसी को एबी के साथ रिलेट करना चाहता हूं तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी। ये हो गया मेरे पास बीसी अपॉन ए बी। बट
प्रॉब्लम क्या है, ए बी तो मुझे पता ही नहीं है, बी सी तो मुझे निकालना है। तो अब क्या चाहिए, अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ आ जाओ, और दूसरा ट्राइंगल जो है, जैसा कि अपन ने पहले भी कहा था कि दूसरा ट्राइंगल आपको रिलेट करके देगा ए बी डी। ये है आपके पास ए बी और थिकनेस के साथ रिलेशन। तो कॉस आर क्या हो जाएगा, एडी जो कि थिकनेस है अपॉन ए बी जो तुम्हें चाहिए। तो देखो दूसरा ट्राइंगल क्या है तुम्हारे पास, ए बी डी। अगर इस ट्राइंगल एबीडी को देखो तुम, तो ये ट्राइंगल एबीडी तुमसे क्या कह रहा है, कॉस आर इज इक्वल टू एडी अपॉन ए बी। आ गया, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, T अपॉन कॉस आर। इस वैल्यू को उठाओ और तुम रख दो साइन वाले फॉर्मूले में AB की वैल्यू। तो साइन I माइनस आर इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट BC अपॉन AB, और AB की तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, T अपॉन कॉस आर। जैसे ही रखोगे आपके पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू T अपॉन कॉस आर इंटू साइन I माइनस आर। भाई साहब अब आपके सामने सिर्फ एक उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, BC का फॉर्मूला आ गया T साइन I माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये है आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। दो ट्राइंगल का खेल था दोस्तों, बस इसके अलावा कोई खेल नहीं था यहां पर। अब इस फॉर्मूले में दिख रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है मतलब थिकनेस बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ये देखो डायग्राम, सेकंड वाले डायग्राम को देखो जरा गौर से। इस डायग्राम से तुम्हें यह कहा जा रहा है कि जब तुमने थिकनेस बढ़ा दी तो तुम्हारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया, ये वाला जोन बढ़ गया तुम्हारे पास। ठीक है, सो पहली चीज हो गई थिकनेस। दूसरी चीज एक और फेमस है, दो भाई तो फेमस है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और कलर, हर जगह लिखना ही है तुम्हें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, रे ऐसे जा रही थी, बैंड ज्यादा हो जाएगी। अब अगर बैंड ज्यादा हो जाएगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरा हमसे कहता है कि इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। और इसका दोस्त क्या है, इसका भाई कौन है, इसका भाई है हमारे पास कलर। तो अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होता है। इसका मतलब है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेवलेंथ। हमारा हीरो कौन था, रेड। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे कम होगा। किसका, रेड कलर का। चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर्मूले को गौर से देखो, फॉर्मूले में तुम्हारे पास है BC इज इक्वल टू T अपॉन कॉस आर साइन I माइनस आर। I पर डिपेंडेंसी, I बढ़ेगा तो आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा दोस्तों। तो यानी कि I बढ़ाओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, मगर कब तक बढ़ेगा भाई, एक लिमिट होती है ना, कितना आई बढ़ा सकते हो। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 90 डिग्री। तो यही मैंने किया। ये देखो, ये मेरे पास एक नॉर्मल है, ये ब्लू कलर की इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आई अगर 90 डिग्री है, मैंने अभी अपन पढ़ेंगे आज ही की क्लास में, आज ही के वीडियोस में, कि जब रे पैरेलल आती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो भाई कितने से बैंड होगी, और वो क्रिटिकल एंगल पर अंदर आती है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल पर अंदर आएगी तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल आई थी सरफेस के, तो ये पैरेलल टू सरफेस चली जाएगी, और अगर चली जाएगी तो एंगल आपके पास जब 90 डिग्री होता है उस समय लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। कितना होता है, तो ये थिकनेस देखो गौर से, ये थिकनेस तो T है। तो भाई पैरेलल आए, पैरेलल गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब हो गई। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो भाई ये ऐसा हुआ कि मैं तो क्लास से टीचर से बोला वॉशरूम जा रहा हूं, मस्ती गटर मस्ती करनी थी थोड़ी सी, बहुत देर से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे। मैं ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा था, सामने से दिख गई मुझे प्रिंसिपल, ना घूम सकता था ना कुछ हो सकता था, कदम आगे बढ़ने की जगह पीछे चलना शुरू हो गए क्लास की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सो ये जो कहानी हुई ये हुई रिवर्स होने की। वैसे ही लाइट आ रही है, लाइट को तुमने वापस ऊपर भेज दिया, तो ये जो है तुम्हारे पास ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है। वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है देखते हैं। और मैंने कहा था जब फंसो, यार इधर लड़ाई हो गई उधर लड़ाई हो गई, दोस्त साथ दे नहीं रहे हैं, क्या करें, किसको पूछें, कौन है जो बचाएगा, फा फा। तो अब आ जाएंगे पिक्चर में
पापा ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो है कौन? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अपन से क्या कहता है भाई, ये रे थी, ये रे हमारी आई एंगल पर इंसिडेंट हुई और अंदर आई, मैंने एक मिरर लगा दिया, नॉर्मल इंसिडेंस हुई, वापस अपने पाथ पे चली गई। जरूरी नहीं है मिरर लगाएं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम होते हैं, आपकी मर्जी है। ये सबसे आसान लगा, सड़ा है अपन को यार, क्या दिक्कत है इजी चीजें समझने में। तो यार जब पहले से दूसरे मीडियम में जा रहे हो, स्नेल्स लॉ लगाया, क्या मिला? 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। बट जब आप सेकंड से फर्स्ट में आओगे, जब वापस आ रहे हो, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि अब आई की जगह आर आ जाएगा। तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ, बट अब 2 से 1 में जाने के लिए लगाओ, यानी 2 and 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आर बाय साइन आई। अब पकड़ लिया सर, बाबा जी अब क्या करें, आपने बोला था पापा को याद कर लो, याद कर लिया, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई दोनों रिलेशंस को गौर से देखो, एक में साइन आई बाय साइन आर है, एक में साइन आर बाय साइन आई है। क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें क्या? कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने भी वही किया, दोनों इक्वेशंस का आपस में कर दिया मल्टीप्लीकेशन। 1 and 2 इज इक्वल्स टू इंटू 2 and 1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। आप देखोगे 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1, और इससे आ जाएगा रिजल्ट 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1। भाई साहब अगर ए म्यू जी है, आपको जी म्यू ए चाहिए, 1 कर दो रिवर्स, क्योंकि जब आपस में मीडियम स्वैप कर रहे हो तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो 1 का बन रहा है। बन गया 1 का फॉर्मूला, कहानी हो गई खत्म। इतना आसान था। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मुझसे कहा जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है, तो बताओ एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो देखो भाई, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। जैसे ही फॉर्मूला लगाया मैंने, तो मेरे पास यहां दिख रहा है एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास वाले की वैल्यू दी हुई थी 3/2, रख दिया, आंसर आ गया 2/3। सो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में हो गया 2/3, जस्ट रिवर्स। यस, तो भाई आगे बात करते हैं अपन। मैंने कहा था अपन मचाएंगे, अपन मचा रहे हैं, और मचाना है तो 12th प्रो पर आ जाओ जरा जल्दी से, बाबा गैंग ऐप पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि जहां पर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलने, जहां पर तुम्हें सिलेबस के जो सैंपल पेपर्स हैं वो मिलेंगे, जहां तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां तुम्हें डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, जहां पर तुम्हारे पास लाइव क्लासेस है, इतनी सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पर मिल रही हैं। कौन छोड़ना चाहता है? मैं तो नहीं छोड़ना चाहता। तो जल्दी से आ जाओ जरा जल्दी से बाबा गैंग ऐप पर, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाबा जी तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। शेयर करना मत भूलना, नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।